हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्रुप 16 में सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं जो सल्फर के एग्जिस्ट करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्ट्रक्चर उनका कैसा है, क्या उनको एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे उसकी प्रिपरेशन को किया जा सकता है। ये सारी बातें आज हम इसके लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो देखो, अगर मैं सल्फर की एलोट्रॉप्स की बात करती हूँ तो दो एलोट्रॉप्स आपके पास हैं, एक अल्फा सल्फर है, एक बीटा सल्फर है। लेकिन आगे चल के हम एक कैटेगरी और क्लासिफाइड करते हैं, गामा सल्फर या फिर प्लास्टिक सल्फर के नाम से भी उसको बोला जाता है। फिलहाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉमनली जिसकी बात की जाती है, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, उसी की हम बात करेंगे। तो देखो, अल्फा सल्फर का दूसरा नाम क्या है? येलो रोम्बिक है। अब इसको येलो रोम्बिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये येलो कलर का होता है। दूसरी बात क्या कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की अल्फा सल्फर के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स की अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर, वो किस फॉर्म में होती है? रोम्बिक फॉर्म में होती है। इसी वजह से अल्फा सल्फर को हम क्या कहते हैं? येलो रोम्बिक बोलते हैं। दूसरा है बीटा सल्फर। बीटा सल्फर में जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में होती है। मोनोक्लिनिक का नाम आपने जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं वहां पर भी देखते हैं किस टाइप की ज्योमेट्री आपके पास होती है, कैसे अल्फा बीटा गामा एंगल कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है, उनकी जो आपके पास एज लेंथ है वो इक्वल होती है ABCD या नहीं होती है, वो हमने सॉलिड स्टेट के अंदर भी बात की है। तो यहाँ पर देखो, सिंपल नाम से आपको ध्यान में रखना है, बीटा सल्फर है, वहां पर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, वो मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर होती है स्पेस में। दूसरी बात क्या, अगर मैं मोनोक्लिनिक ना कहूं तो मैं क्या कह सकती हूं कि नीडल लाइक शेप इस तरह से आपको दिखाई देता है। और ऐसे ये आपके पास रोम्बिक शेप है, इस साइड ये जो मैंने दिखाया है बीटा सल्फर, वो नीडल लाइक फॉर्म के अंदर इसके क्रिस्टल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो सिर्फ नाम की बात की थी कि किस किस नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद देखो, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करती हूँ अल्फा सल्फर का, तो वो 385.8 केल्विन आपके पास होता है। अगर मैं बीटा सल्फर की बात करती हूँ तो यहाँ पर 393 केल्विन आपके पास होता है। अब देखो, ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका आपके पास 385 है, इसका 393 है, लेकिन ये जरूर आपको याद रखने की जरूरत है कि जो बीटा सल्फर है इसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ये जरूर आप याद रखना है यहाँ पर। अगला देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करती हूं तो वो अल्फा सल्फर की ज्यादा होती है 2.06 और बीटा सल्फर की है वो आपके पास 1.98 आपके पास होगी। और अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करती हूं, जनरली अगर अल्फा सल्फर है वाटर में या फिर अगर मैं अल्कोहल ईथर्स वगैरह लेती हूं, उसमें कुछ हद तक ये पार्शली हम सॉल्यूबल कह सकते हैं उसमें होता है। और ये CS2 के अंदर सॉल्यूबल है, ये वाला भी है, वो आपके पास CS2 सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपके पास सॉल्यूबल होता है। ये कुछ सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद देखो, अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करती हूँ तो मैंने सिंपल रोल सल्फर अगर मैं लेती हूँ, उसकी CS2 के साथ अगर मैं रिएक्शन करा के इवेपोरेशन कराती हूँ वहां पर, तो आपके पास क्या बनता है? अल्फा सल्फर आपके पास बनता है। और अगर मैंने अल्फा सल्फर लिया, अल्फा सल्फर पर टेम्परेचर मैंने 369 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाता है? बीटा सल्फर बन जाता है। अब ये बात हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर उठा लो, IIT जैम का पेपर अगर आप उठा लो, AIEEE के अंदर क्वेश्चन आप इसका देख सकते हो, मास्टर के जो एंट्रेंस के पेपर है वहां पर भी इस चीज का जिक्र किया जाता है, और CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखो ना रखो, आपको ये चीज याद रखनी है। 369 केल्विन टेम्परेचर, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर जहां पर दोनों की दोनों अल्फा और बीटा फॉर्म आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, दोनों की दोनों आपके पास क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, जो कि कितना होता है? 369 केल्विन टेम्परेचर आपके पास है। ठीक है, दोनों के दोनों, अगर मैं अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर की बात करती हूं, दोनों इंटर कन्वर्टेबल है।
कैसे हैं, 369 केल्विन पर दोनों के दोनों आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 369 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रखा, तो आपके पास कौन सा सल्फर मिलता है, बीटा सल्फर वहां पर स्टेबल होता है और बीटा सल्फर ही आपको मिलेगा। और अगर मैंने टेम्परेचर को 369 केल्विन टेम्परेचर से कम कर दिया, इससे कम करेंगे तो आपके पास अल्फा सल्फर है वो ज्यादा स्टेबल होता है और वहां पर अल्फा सल्फर ही आपको मिलेगा। याद रखना है 369 केल्विन टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अल्फा और बीटा आपके पास इंटर कन्वर्टेबल आपके पास होते हैं, दोनों के दोनों एलोट्रोप्स। अगर आपने टेम्परेचर को 369 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया तो आपको बीटा सल्फर मिल जाएगा, और अगर आपने 369 केल्विन टेम्परेचर से कम कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा सल्फर है वो ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी आपको वहां पर मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि जो अल्फा आपके पास है, क्योंकि जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं 273 केल्विन आपके पास रूम टेम्परेचर हम जनरली लेकर चलते हैं। अब देखो 273 कहां पर एग्जिस्ट करता है, 369 से कम पर एग्जिस्ट करता है। एक बार एक कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अल्फा और बीटा रूम टेम्परेचर में दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अल्फा सल्फर है, ये आपका रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। आपको ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं एलोट्रोप्स की बात करती हूं तो, ठीक है। ये भी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, एसिड मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। बीटा सल्फर है, ये भी एसिड मॉलिक्यूल आपके पास होते हैं। बस फर्क कहां पर है, एटम्स की अरेंजमेंट में आपके पास फर्क है कि स्पेस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स को किस तरह से अरेंज किया गया है। यहां पर आपको रोम्बिक फॉर्म में अरेंज किया गया है, और अगर मैं बीटा सल्फर की बात करती हूं तो यहाँ नीडल लाइक शेप में या फिर मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर आप ने एटम्स की अरेंजमेंट को किया है। मेन डिफरेंस है वो यहां पर अरेंजमेंट का आपके पास होता है। तो ये आपको याद में रखना है, ठीक है। कोई आपको इशू हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।